फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं H2 एंटागोनिस्ट के बारे में और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने H1 एंटागोनिस्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, देखो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, इस यूनिट के सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हमने रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, H1, H2, H3, H4 4 टाइप के रिसेप्टर्स थे। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे रिसेप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने H2 रिसेप्टर्स जो है वो पिछले बार में डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास जब हम H2 एंटागोनिस्ट जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे H2 रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत काम आने वाली, क्योंकि जो H2 रिसेप्टर है उसकी एक तो वो होता है हमारे पास, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैम्प पाथवे को फॉलो करता है, स्टिमुलेशन, ठीक है, जीएस प्रोटीन होता है इसके पास, और गैस्ट्रिक सेल्स सॉरी पेरेंटल सेल क्या करते हैं, एसिड को सक्रिएट करते हैं हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या करता है, ये H2 रिसेप्टर क्या होता है, पेरेंटल सेल के अंदर होता है। ठीक है, और जब हिस्टामिन आता है तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड सक्रिएट होता है। ठीक है, और देखो जब जितने भी आप H2 एंटागोनिस्ट पढ़ोगे इसके अंदर 3 मेडिसिन आपको दी हुई है। ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, एंटासिड होंगी। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ से लर्न कर सकते हो, एक तो देखो जब आप H2 को जब आप लर्न करोगे तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि इसके जो पेरेंटल सेल के अंदर एसिड सिक्रीट करता है, क्योंकि इसकी सारी मेडिसिन इससे रिलेटेड है। ठीक है, और दूसरा तो आपको पता है ऐसे नोड से अंदर होता है। ठीक है, इसका इतना यूज़ नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है रेनिटेडिन। आपने इसका बहुत बार नाम सुना होगा रेनिटेडिन का। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बस देख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप H2 रिसेप्टर्स को पढ़ोगे ना, यहाँ पे इन तीनों की 3 मेडिसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सारा सारा सेम रहेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका बता देती हूँ, रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट कैसे काम करेंगे। देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास है पेरेंटल सेल। ठीक है, ये एसिड सक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है H2 रिसेप्टर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पेरेंटल सेल के अंदर H2 रिसेप्टर होता है, तो ये वही रिसेप्टर है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हिस्टामिन आके अटैच होगा, हिस्टामिन गोनिस्ट हमें दिया हुआ है, जब आके यहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगा, ये बाइंड करेगा, सपोज यहाँ पे ये हिस्टामिन था वो बाइंड कर गया, तो यहाँ पे एटीपी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एटीपी कैम्प में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वजह से क्या होगा, कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जो ये हमारे पास हाइड्रोजन और पोटेशियम एटीपीज की जो ये पंप है ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये एक्टिव होगा तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो आपके पास जो ये क्लोराइड बाहर होता है। ठीक है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें दिया हुआ है, जैसे जब हमारे पास कैल्शियम बढ़ गया अमाउंट में, ठीक है, तो हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन पोटेशियम का एटीपीज पंप है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और वजह से एसिड यहाँ पे बनने लगेगा। ठीक है, एसिड कैसे बन रहा है ये आपको पता चल गया। देखो अब जो भी हम ये H2 के अंदर मेडिसिन पढ़ेंगे ना, तो H2 एंटागोनिस्ट के अंदर जितनी मेडिसिन होंगी वो इसी रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है जो ये एसिड यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, एसिडिटी के अंदर यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था ना, सारा वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बस एक बार इसको पढ़ लेना और उसकी यूजेस आपको पता चल गए होंगे, क्योंकि ये एसिड को रोकता है। ठीक है, एंटासिड। ठीक है, एसिड की वजह से क्या होते हैं, अल्सर होते हैं, तो गैस्ट्रिक अल्सर्स को ये ट्रीट करता है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना, बाकी ऑलमोस्ट सारा सेम है। उसके बाद हमारा जो है सिमिटेडिन, तो यहाँ पे जो ये मेडिसिन है इसका स्ट्रक्चर है, और इस जो मेडिसिन ये वाली है हमें दी हुई है, जो ड्रग हमें दी हुई है इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो उसकी हमें सिंथेसिस भी करनी है, और ये सिंथेसिस भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक बार देख लो उसको। ठीक है, और मैं आपको वैसे इसके जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, एक बार इसको ऐसे देख लो। ठीक है, और वैसे ईजी है, आप खुद कर सकते हो इसको। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी जो है फैमोटेंडिन का भी आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस सेम रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब देखो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में देखो हमने पहले बात की थी H2 एंटागोनिस्ट की, यानी जो हमारे पास H2 रिसेप्टर है वो उसको ब्लॉक कर रहा था, जो एंटागोनिस्ट को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिशन में क्या होता है कि जो ये पंप है ना इसको हम इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है,
तो हम कैसे इनहिबिट करेंगे इसको, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो हम इसको PPI भी बोल देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, फर्स्ट ऑफ उसका सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जब भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं तो वो प्रोड्रग में होती है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। प्रोड्रग आपको पता है क्या होती है, जब तक हम उसको नहीं ले रहे हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगी। जब हम उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं तो बाद में जाके एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट जो है, ये इसमें क्या होता है, जो भी हम प्रोड्रग्स लेते हैं, ठीक है, वो अंदर जाके क्या होती है, एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम होता है थायोफिलिक सल्फोनामाइड कीटाइड। एक तरह से ये एक्टिव फॉर्म होती है, प्रिंटर सेल के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और यही सल्फोनामाइड क्या करती है, रिएक्ट करती है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPs की पंप के साथ। ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेती है, कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट डाइसल्फाइड, ये यहाँ पे लिंकेज यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। और एक तरह से इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि ये कोवलेंट क्या होता है, कोवलेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये रिवर्सिबल क्या होता है, बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इरिवर्सिबल लिंकेज होगी। और जब इरिवर्सिबल क्या होगी, लिंकेज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो प्रोटॉन पंप है, ठीक है, वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, जो हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन प्रोटॉन पंप है वो ब्लॉक हो जाएगा, और उससे जो एसिड की सेक्रेशन है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो एक तरह से आप देखो तो यहाँ पे भी एसिड की सेक्रेशन को हम रोक रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इसको भी हम एंटासिड या अल्सर्स के उसमें लेंगे, ट्रीट करने में ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप की जो ड्रग्स हमें दी गई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर हमारे पास 4 मेडिसिन हमें दी हुई है। फर्स्ट जो हमारे पास है ओमिप्राजोल है, और लेंसोप्रोजोल और रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल। तो हमारे पास ये 4 मेडिसिन हमें यहाँ पे दी हुई है, जिसको हमें डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिशन में जो हमारी फर्स्ट ड्रग होती है वो है ओमिप्राजोल। ये ओमिप्राजोल का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, ये भी हाइड्रोजन पोटेशियम के पंप जो होता है उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। और उससे क्या होगा, एंड में जो आपका सिक्रीशन हो रही थी एसिड की वो रुक जाएगी, और उससे जो आपकी अल्सर या एसिडिटी जो भी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेंसोप्रोजोल ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। और उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो सबके यूज सेम रहेंगे। और आप जो हमारी दो मेडिसिन बची है, रेबिप्राजोल का स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है पेंटाप्राजोल, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे H2 एंटागोनिस्ट और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देखा था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, वो हम अगले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और रही बात नोट्स की, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी इसके, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।